नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी विषय अध्यापक श्री पी परदेश सर आप सभी का व्याकरण विभाग में सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस व्याकरण विभाग के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कारक के भेद। सबसे पहले हम कारक की व्याख्या देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम में विकार होने के बाद वाक्य में उनका अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति प्रत्यय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कारक के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। उनमें से हम पहला कारक देखते हैं कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और अंतिम है 8वां संबोधन कारक। तो कारक में सबसे पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है कर्ता कारक। सबसे पहले हम कर्ता कारक की व्याख्या देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें जो विभक्ति प्रत्यय है वो ने आता है। उसमें सबसे पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्यार्थी ने किताब पढ़ी, यह पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण डॉक्टर ने चैन की सांस ली। तो इन वाक्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यानी क्रिया कौन करता है, यानी क्रिया जो करता है उसके लिए यहाँ पर जो शब्द है वो आते हैं ने। दोनों वाक्यों में, तो पहले वाक्य में विद्यार्थी और दूसरे उदाहरण में डॉक्टर, ये दोनों भी यहाँ पर कर्ता के रूप में यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को यहाँ पर कर्ता कारक कहते हैं। तो कारक के भेद के अंतर्गत दूसरा प्रकार जो आता है वह है कर्म कारक। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर जो विभक्ति प्रत्यय है वह आता है को। अब देखिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दशरथ ने राम को वनवास करने भेजा। दूसरा उदाहरण है मानु ने सिरचन को पान दिया। तो पहले वाक्य में भेजने की क्रिया का फल राम पर पड़ता है, तो दूसरे वाक्य में यहाँ पर पान देने की क्रिया का फल सिरचन पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर राम को और दूसरा है सिरचन को, ये दोनों भी कर्म कारक हैं। और कर्म कारक में जिस पर क्रिया होती है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कारक के अंतर्गत हम तीसरा प्रकार देखते हैं जिसका नाम है करण कारक। इस कारक की व्याख्या इस प्रकार है। क्रिया के साधन का बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति प्रत्यय जो है वह है से। तो देखिए बच्चों, हम पहला उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी कलम से लिखता है। और दूसरा उदाहरण है हम इम्पाला गाड़ी से मित्र के घर गए। अगर हम दोनों भी उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर सहायता यानी विद्यार्थी ने लिखने की क्रिया की है, लेकिन कैसे? कलम से। और दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण है तो यहाँ पर हम यानी यहाँ पर जो लेखक है वो अपने मित्र के घर गए, लेकिन किससे गए हैं? गाड़ी से। तो दोनों भी क्रियाएं करने के लिए जो क्रिया हो चुकी है, इससे पहली जो क्रिया हो चुकी है कलम से और दूसरी जो क्रिया हो चुकी है वह हो चुकी है गाड़ी से। तो बच्चों, हमें ये पता चलता है कि करण कारक के अंतर्गत जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हमें किसी न किसी वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने पहले उदाहरण में देखा है कलम से और दूसरे उदाहरण देखते हैं कि गाड़ी से। तो वैसे हम देखते कोई भी क्रिया करने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि पेन से, चाकू से, तलवार से, ठीक है, जुबान से, पेंसिल से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे कि हमें यहाँ पर सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण को हम करण कारक कहते हैं। तो करण कारक के अंतर्गत हम देखते हैं चौथा प्रकार, इसका नाम है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की व्याख्या इस प्रकार है। जिस वस्तु के लिए क्रिया करने के लिए संज्ञा का रूप आता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे को अथवा के लिए। तो इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण मास्टर जी विद्यार्थियों को सिखाते हैं। तो दूसरा उदाहरण है करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा।
तो पहले वाक्य हम देखते कि यहाँ पर सिखाने की क्रिया विद्यार्थियों के लिए है। तो दूसरे वाक्य में जो सारणी तैयार करने का जो काम है वो गाय के लिए किया गया है। इसलिए दोनों भी वाक्यों में यहाँ पर विद्यार्थियों को और दूसरे वाक्य में गाय के लिए, ये दो उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे उदाहरणों के लिए हम यहाँ पर उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम कारक के अंतर्गत पांचवा प्रकार देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक की व्याख्या इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति प्रत्यय है वो इस प्रकार है, से। अब देखिए यहाँ पर हम उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। और दूसरा उदाहरण है, बच्चा माँ से बिछड़ गया। और तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, पेड़ से पत्ता गिरा। अगर हम तीनों भी उदाहरण देखते हैं तो तीनों भी उदाहरण में हमें यह दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर अलगाव, बिछड़ना अथवा एक वस्तु दूसरे से दूर होना, यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए गंगा नदी गंगोत्री से दूर हो चुकी है, बच्चा माँ से बिछड़ चुका है और पत्ता पेड़ से दूर हो चुका है। तो यहाँ पर जो अपादान कारक है इसमें एक वस्तु दूसरे से बिछड़ जाती है, इसमें अंतर या दूरी पड़ जाती है, उसे ही अपादान कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर गंगोत्री, माँ, पेड़ के बाद जो यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय से है वो यहाँ पर लग चुका है। अगला जो कारक है उसका नाम है संबंध कारक। संबंध कारक की व्याख्या इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो उसका जो विभक्ति प्रत्यय है वो इस प्रकार है, का, की, के, रा, री, रे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका संबंध दिखाने के लिए तो का, की, के आता है, और रा, री, रे जो है वह सर्वनाम के साथ जोड़कर आता है। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। हम यहाँ पर जो पहला उदाहरण देखते हैं, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। और दूसरा उदाहरण है, वह राजा का महल है। तो यहाँ पर देखिए संबंध दिखाया गया है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसकी निशानी है, ज्ञान सिंह की, यानी ज्ञान सिंह का और लक्ष्मी का संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द हम उदाहरण देखते हैं, वह राजा का महल है। महल है लेकिन किसका है, राजा का। इसलिए ऐसी घटनाओं का संबंध दिखाने के लिए का, की, के और रा, री, रे का प्रयोग किया जाता है। अगला जो कारक का प्रकार है 7, वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की व्याख्या इस प्रकार है, क्रिया के आधार का बोध कराने वाली संज्ञा के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यय उसका आता है विभक्ति प्रत्यय वो इस प्रकार है, जैसे में और पर। यहाँ पर बाहर की वस्तु, बाहर और भीतर, अगर आपको भीतर की जानकारी देनी है तो हम यहाँ पर में का प्रयोग करते हैं, और बाहर की जानकारी देनी है तो पर हम पर का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला उदाहरण देखते हैं, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं। और दूसरा उदाहरण है, दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए कि पहले जो उदाहरण है वह बाहर का है। तो बाहर का ऐसे इस प्रकार, क्योंकि बंदर कहाँ पर है, पेड़ पर है, यानी जहाँ पर हम पेड़ पर, सिर पर, ठीक है। तो ऐसे वस्तुओं को दिखाने के लिए पर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो उदाहरण है, दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर भीतर की वस्तु दिखाने के लिए यहाँ पर में का प्रयोग किया हुआ है, जैसे दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ। उदाहरण के लिए हम देखते कि घर में, जेब में, ठीक है, दिमाग में, गाँव में, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, जिससे हमें भीतर की जानकारी पता चलती है। इसलिए ऐसे कारक को हम यहाँ पर अधिकरण कारक कहते हैं।
तो यहाँ पर कारक के अंतर्गत जो अंतिम कारक आता है जिसका नाम है संबोधन कारक। इस कारक की व्याख्या इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस विभक्ति प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं अरे, हे, एजी, वाह ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। संबोधन का मतलब है किसी को पुकारना, किसी को आवाज़ देना, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण हम देखते हैं, हे ईश्वर कुछ तो मेहरबानी करो। तो यहाँ पर संबोधित किया है, लेकिन किसे? ईश्वर को यहाँ पर संबोधित किया गया है पहले उदाहरण में। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, अरे प्रेमा जरा पान तो भिजवाना। तो इस दूसरे वाक्य में प्रेमा को संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार संबोधन कारक इस कारक के अंतर्गत अरे, अहो, हे, एजी, वाह इन शब्दों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर पुकार सकते हैं, तो ईश्वर को हम पुकार सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कारक के भेद, इसके अंतर्गत 8 कारकों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। आप सभी के समझ में कारक के भेद आ गए होंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। तथा अगर आपको कारक के 8 भेद ध्यान में रखने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हर एक कारक का पहला अक्षर, जैसे कि क, कस, अस, अस, अगर ये शब्द अगर आप ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले 4 अक्षर है क, कस और दूसरे 4 अक्षर है अस, अस। तो पहला जो है क है उसका है कर्ता, दूसरा क कर्म, तीसरा क करण, चौथा स संप्रदान, पांचवा अ अपादान, छठा स संबंध, सातवां अ अधिकरण और आठवां स संबोधन। इस प्रकार हम क, कस, अस, अस इन 8 शब्दों के माध्यम से हम कारक के 8 भेद ध्यान में रख सकते हैं। तो कारक के भेद आपके समझ में आने के लिए आपको सबसे पहले इस तालिका का अध्ययन करना होगा। इस तालिका का अध्ययन करने के पश्चात आपको इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसलिए इस तालिका को आप अपने कापी में भी सुंदर हस्ताक्षर में लिख लीजिए तथा उसका अध्ययन कीजिए। आप सभी के ध्यान में अथवा समझ में कारक के 8 भेद आ गए होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।